हेलो एंड वेलकम यू ऑल। हम पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था आई एम रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। ये हमने देख लिया था। इसकी अजम्पशंस हमने देख ली थी। कुछ दो तीन इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस है, उसको हम फिर से देख लेते हैं। इन्होंने एक पूर्ण रोजगार की स्थिति को माना था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा क्या पूर्ण रोजगार की स्थिति रहेगी। लेजिस्फेयर इकोनॉमी, जहाँ सरकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था और मुद्रा की मात्रा को उन्होंने दी हुई माना और मुद्रा को कैसा केवल विनिमय का माध्यम माना। एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस जो रह गई थी पिछले वीडियो में, मुद्रा की तटस्थता। इन्होंने मुद्रा को न्यूट्रल माना है। मुद्रा अर्थव्यवस्था के जो भी वास्तविक चर है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। वास्तविक उत्पादन, वास्तविक मजदूरी दर, उन पर मुद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्लासिकल्स का मानना है। ठीक है, अब किस तरह से इन्होंने इसको तटस्थ माना है, इसका डिस्क्रिप्शन भी अपन आगे डिटेल में देखेंगे इसमें या अगले किसी लेक्चर में। अगला जो इनका अजम्पशन था, मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में सीधा और आनुपातिक संबंध इन्होंने माना। मनी सप्लाई और प्राइस लेवल में क्या डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मनी सप्लाई 10% बढ़ेगी तो प्राइस में भी क्या होगा, 10% का इंक्रीमेंट होगा। मतलब मुद्रा की मात्रा यदि 10% बढ़ रही है तो कीमत स्तर भी क्या होगा, 10% बढ़ेगा। सीधा और आनुपातिक संबंध माना है फिशर की इक्वेशन से। ये भी अपन मुद्रा बाजार का संतुलन देखेंगे, उसमें देखेंगे। तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस थी, उसको अपन देख लेंगे। फिर हमने इसमें देखा था कि उत्पादन रोजगार का निर्धारण हम 3 बाज़ारों में इसमें देखेंगे। लेबर मार्केट, श्रम बाजार, वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार। श्रम बाजार में हमने देख लिया था पिछले लेक्चर में उत्पादन रोजगार का। इसमें हमने फंक्शन माना था। उत्पादन किसका फंक्शन है, कैपिटल स्टॉक, टेक्नोलॉजी और श्रम का। इसमें कैपिटल और टेक्नोलॉजी को हमने कांस्टेंट मानते हुए उत्पादन क्या था, किसका फंक्शन बन रहा था, श्रमिकों की संख्या का फंक्शन, या एम्प्लॉयमेंट का हम इसको फंक्शन बोलते थे। उसी को हमने एक्सप्लेन किया था इस डायग्राम के माध्यम से, जिसमें हमने एक तरफ आउटपुट लिया है, दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये हमने देख लिया था। फिर श्रम बाजार हमने संतुलन देखा। श्रम बाजार संतुलन में हमने लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई और इसके माध्यम से किस तरह से उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी रह ही नहीं सकती, हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति रहेगी। क्यों? क्योंकि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण मजदूरी और कीमत स्तर में क्या है, लचीलेपन के कारण हम पूर्ण रोजगार की स्थिति में बने रहते हैं। ये क्लासिकल्स का मानना था, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद आप चाहो तो इस वाले को छोड़ भी सकते हो, उतना काफ़ी है। अब हम देखते हैं वस्तु बाजार संतुलन। वस्तु बाजार संतुलन, इसमें क्या है, क्लासिकल्स क्या मानते थे कि जो खर्च नहीं किया जाता वो क्या है, स्वचालित रूप से निवेश किया जाता है। वस्तु बाजार में वैसे तो उन्होंने बोला डिमांड हमेशा सप्लाई के अकॉर्डिंग इक्वल होगी, लेकिन एक प्रश्न ये उठा कि मान लो यदि जितनी पूर्ति हुई उसमें से कुछ बचत कर ली जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका जवाब भी इन्होंने ये दिया कि यदि जितनी बचत होगी उतना ही निवेश किया जाएगा। इसका अपन एग्जांपल लेते हैं, जब थोड़ा पीछे चलते हैं, जब गांव जो थे आत्मनिर्भर थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे। यहाँ हम एक किसान की बात कर रहे हैं, तो वो खेत में कुछ निवेश कर रहा है, मतलब कुछ उत्पादन कर रहा है। गेहूँ उत्पादित किया उसने एक साल, तो उसके यहाँ 100 क्विंटल गेहूँ की पैदावार हुई। अब क्या है, मान लो 100 क्विंटल में से जो 80 क्विंटल थे उसने मार्केट में या तो बेच दिए या फिर उपभोग कर लिए। 20 क्विंटल उसने बचा के रखे। 20 क्विंटल क्या हो गई, बचत हो गई उसकी। 20 क्विंटल क्यों बचा के रखी, ताकि अगले वर्ष वो क्या करे, उसको निवेश करेगा। निवेश करने के लिए बचाया, वो बीज रूप में उसको काम मिलेगा। तो यदि जो बचत हुई है वह स्वचालित रूप से क्या होगी, निवेश की जाएगी, ऐसा मानना था क्लासिकल्स का। जितनी भी बचत होगी अर्थव्यवस्था में वो क्या, हमेशा निवेश के बराबर होगी। क्योंकि इन्होंने ऋण की व्यवस्था को अस्वीकार किया था, क्योंकि अभी जो हम क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी हम देखते हैं वहाँ नहीं था। जितनी बचत होगी उतना ही निवेश किया जाएगा। तो क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग निवेश कभी भी बचत से ज़्यादा हो ही नहीं सकता था। लेकिन किसने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है। तो
क्लासिकल्स का क्या मानना था, जब वस्तु माल की बचत होती है तो निवेश के बराबर होती है, जो अभी अपने वीट के एग्जाम्पल से हमने देखा, उस समय कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होती है और अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में होती है। इस प्रकार बचत के लिए समान निवेश होना चाहिए। यदि दोनों के बीच कोई विचलन होता है तो ब्याज दर के तंत्र के माध्यम से समानता बनाए रखी जाती है। उनके लिए बचत और निवेश दोनों ही ब्याज दर के कार्य। अभी इन्होंने बोला कि मान लो कभी क्या होता है, बचत और निवेश में विचलन हो जाए तो क्या होगा, वो उसका भी उन्होंने समाधान बताया कि ब्याज दर में फ्लक्चुएशन के कारण उनमें वापस संतुलन या समानता की स्थिति हम प्राप्त कर लेंगे। अब इसको हम देखेंगे एस को। अब यहाँ पर कीन्स और क्लासिकल्स में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हम देखते हैं कि जहाँ कीन्स ने सेविंग्स को किसका फंक्शन माना, इवन सेविंग्स को इनकम का फंक्शन माना, वहाँ कीन्स क्या बोल रहे हैं, क्लासिकल्स क्या बोल रहे हैं कि सेविंग्स किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, इन्वेस्टमेंट भी किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ब्याज की दर का। अब इसी से उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया है इसको कि ब्याज दर मार्केट में कितनी हो, यदि लोगों के पास इनकम नहीं होगी तो यदि उत्पादन नहीं होगा तो वो सेव क्या करेंगे। लॉजिकल बात है, बाद में और डिस्कस करेंगे। अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि क्लासिकल्स ने क्या बोला कि सेविंग्स क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैसा फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है। इन्वेस्टमेंट या निवेश क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिव या ऋणात्मक फंक्शन है। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि ब्याज की दर बढ़ती है तो सेविंग्स बढ़ती है, बचत बढ़ेगी, और यदि ब्याज की दर घटती है तो सेविंग्स घटेगी। इसी तरह निवेश का ऋणात्मक फलन माना कि ब्याज की दर यदि बढ़ जाती है तो निवेश कम हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, सपोज़ अब हम अभी के एग्जांपल से लेते हैं, आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये आपने अपने खर्चे के लिए रख रखे हैं, उसमें से आपका डेली का खर्चा चलता है। अब आपका कोई फ्रेंड यदि बोले कि अब मार्केट में क्या हो रहा है, हर दिन आपको 50 रुपये निवेश करने पे उस पर 10 रुपये आपको ब्याज मिल रहे हैं, या आपका फ्रेंड ही देने के लिए तैयार है, तो क्या करोगे, आप बचत बढ़ाओगे। आप अपनी 100 रुपये खर्च करने वाले थे, उसकी जगह क्या करोगे, 50 रुपये ही करोगे, 50 रुपये अपने फ्रेंड को दे दोगे क्योंकि ब्याज दर उस पर अच्छी मिल रही है। ठीक है। अब वैसे ही यदि वो बोले कि नहीं मैं आपको 50 रुपये का 51 रुपये दे दूँगा तो शायद आपका मन ना हो। ठीक है। कहने का मतलब है जब भी ब्याज की दर, अभी हम बैंकों के एग्जांपल से देखें, बैंकों में यदि ब्याज की दर बढ़ जाएगी तो लोग सेविंग ज़्यादा करेंगे। आपको सेविंग अकाउंट अपने एफडी पे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो आप क्या करोगे, अपने घर में पड़ा हुआ पैसा बैंकों में जमा करा दोगे, वो ब्याज दर अच्छा मिल रहा है, सीधी सी बात। अब निवेश में क्या होता है, निवेश में जैसे निवेश उत्पादक या जो उत्पादक या उद्यमी लोग हैं निवेश करते हैं तो उनको लोन लेना पड़ रहा है, तो वो उनके लिए क्या है, एक तरह से लागत है, एक कीमत देनी पड़ रही है। तो वो कब ज़्यादा लेंगे, जब ब्याज कम होगी, जब ब्याज की दर कम होगी तो ऋण की, लोन की डिमांड ज़्यादा होगी और लोग निवेश ज़्यादा करेंगे। ये मैंने अभी के एग्जांपल से लिया है, आप उसको क्लासिकल्स के उस टाइम से अपन जोड़ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने ब्याज की दर और निवेश में ऋणात्मक संबंध बताया और ब्याज की दर और सेविंग्स में क्या पॉजिटिव रिलेशन बताया। ठीक है। क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग ब्याज बचत के लिए एक पुरस्कार है, बिल्कुल है। आप जितनी बचत कर रहे हो उसके एवज में आपको पुरस्कार मिल रहा है। ब्याज दर जितनी अधिक होगी बचत उतनी ही अधिक होगी, निवेश कम होगा। इसके बाद ब्याज की दर कम होती है तो निवेश फंडों की मांग अधिक होती है। ब्याज दर कम होगी, जैसे लागत कम हो रही है तो निवेश के लिए अपन ऋण ज़्यादा लेंगे लोगों से, बैंक से, और क्या करेंगे, निवेश करना चाहेंगे। बचत और निवेश, ब्याज की दर कम है तो ऑब्वियसली बचत कम होगी। हम अपने पास पैसा रखना चाहेंगे कि क्यों हम रिस्क लें कि क्या पता हमारा पैसा वापस मिले नहीं मिले, रिटर्न मिले, अच्छा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सामने वाला जो आपके फ्रेंड ने किसी को आपने पैसे दिए हैं वो वापस भी देगा या नहीं देगा, किसी को भी दिया आपने। तो जब ब्याज की दर कम है तो आप रिस्क लेने से थोड़ा डरोगे, लेकिन रिटर्न जब या ब्याज की दर ज़्यादा मिल रही है तो अपन थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। वही यहाँ रिलेशन है। यदि किसी भी समय निवेश बचत से अधिक हो जाता है तो ब्याज की दर बढ़ जाएगी। यदि किसी भी समय निवेश बचत से अधिक हो जाता है, किसी भी समय निवेश बचत से अधिक हो जाता है तो ब्याज की दर बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। ये भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने माना, लॉन्ग टर्म में तो हमेशा क्लासिकल्स का मानना था कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हमेशा बराबर ही होंगे। ब्याज की दर बढ़ जाएगी, ब्याज की दर बढ़ने से क्या होगा, सेविंग्स बढ़ेगी और निवेश कम होंगे और एक लेवल पर आएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। बचत बढ़ेगी, निवेश में गिरावट आएगी, जबकि दोनों पूर्ण रोजगार के स्तर पर समान नहीं हो जाते जब तक, और ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक कि पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती। ब्याज की दरों को पूरी तरह से लोचदार माना है इन्होंने। बचत और निवेश के बीच के ये चित्र को हमने इसको इस चित्र के माध्यम से दिखाया है। ये देखो, इसमें हमने क्या लिया है, एक्स एक्सेस पे
ये एक्स एक्स है, ये वाई। इस पे हमने कैपिटल यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लिया है, और वाई एक्स पर इंटरेस्ट रेट या ब्याज की दर को लिया है। आई फंक्शन हमारे निवेश फंक्शन को बता रहा है, एस क्या बता रहा है, हाँ सेविंग फंक्शन को या बचत फलन को, ठीक है, इसको बता रहा है। अब हम यहाँ देखिए, जब ब्याज की दर R1 है तो इस पर क्या है, जो निवेश है वो है R1A और बचत है R1B। ब्याज की दर ज़्यादा है तो बचत क्या है, निवेश से ज़्यादा है। इस प्रोसेस में क्या होगा, ब्याज की दर अधिक होने के कारण निवेश की लागत अधिक है, इस कारण लोग क्या करेंगे, बचत या पूंजी की मांग कम करेंगे। अब यहाँ पूंजी को अपन एक वस्तु के रूप में देख सकते हैं और ब्याज की दर को उसके प्राइस के रूप में, है ना। पूंजी की मांग क्या है, निवेश है। पूंजी की आपूर्ति क्या है, सेविंग है, ठीक है। तो यदि ब्याज दर बढ़ेगी तो पूंजी की आपूर्ति बढ़ेगी, ठीक है। और मतलब पूंजी की कीमत के रूप में अपन ये देख रहे हैं ब्याज दर। पूंजी की आपूर्ति क्या है, मतलब सप्लाई क्या है, सेविंग है। पूंजी की डिमांड क्या है, निवेश है। जिसे फॉर एग्जांपल हम क्या बोलते हैं, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से क्या डिटरमाइन होता है, हमारा प्राइस। अब यहाँ हमने देखा कैपिटल मतलब पूंजी। पूंजी की डिमांड क्या है, डिमांड किस रूप में हो रही है, निवेश के रूप में। और पूंजी की सप्लाई किस रूप में हो रही है, बचत के रूप में या सेविंग के रूप में अपन बोल सकते हैं, ठीक है। यही हमने देखा। ये हमारा क्या होगा, डिमांड फंक्शन, ये हो गया सप्लाई फंक्शन। और इनके माध्यम से ऐसे डिमांड और किसी वस्तु की मांग और पूर्ति से हम उसकी कीमत का निर्धारण करते हैं। उसी तरह से यहाँ क्या है, ब्याज की दर का निर्धारण भी हो रहा है और ब्याज की दर इन दोनों के संतुलन बनाए रखने में भी काम कर रही है, ठीक है। ब्याज की दर के माध्यम से क्लासिकल्स का मानना था कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहेंगे, ठीक है। लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में हो सकता है कि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए, निवेश ज़्यादा हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। इसी तरह से हम एग्जाम्पल लें कि R2 है, ब्याज दर कम हो गई तो ब्याज दर कम होने पर निवेश की मांग CD इतनी बढ़ जाएगी और जो सप्लाई है वो R2C हो जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब ब्याज दर कम है तो क्या होगा, ये सेविंग्स को कम करेगी और निवेश को बढ़ाएगी। एक लेवल ऐसा आएगा कि दोनों वापस यील्ड पे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। चूँकि यहाँ देखो S इज़ ग्रेटर देन I, पूंजी की मांग इसकी आपूर्ति से कम होने के कारण ब्याज दर घट जाएगी। पूंजी की मांग इसकी आपूर्ति से कम होने के कारण हम R1 का केस डिस्कस कर रहे हैं। R1 ये वाला, यहाँ पे तो कम होने के कारण ब्याज दर घट जाएगी या निवेश बढ़ जाएगा और बचत घट जाएगी। फलस्वरूप S=I सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी। किस बिंदु पर, E पर पुनः स्थापित हो जाएगा संतुलन हमारा, ठीक है। इसके विपरीत यदि R2 देखें तो ये हमने देख लिया कि ब्याज दर में गिरावट के साथ ही इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन सेविंग। तो पूंजी आपूर्ति से अधिक है। पूंजी की मांग हमने अभी बात करी, ब्याज दर बढ़ेगी। जब भी किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो क्या होगा, कीमतें बढ़ती है। इसलिए पूंजी की कीमत क्या है, ठीक है, बचत बढ़ेगी, निवेश घटेगा। S=I और संतुलन और E पॉइंट पे वापस क्या होगा, हम संतुलन को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, हमारा वस्तु बाजार संतुलन। आई होप सो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन लिया था हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन दोनों का संतुलन हमने देखा। और यदि कभी इसमें फ्लक्चुएशन हो भी रहा है तो ब्याज दर में चेंजेस के फलस्वरूप क्या होगा, हम फिर से इस E पॉइंट को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स। थैंक यू।